अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ अगर क्लियरली आ रही है तो मुझे वेरीफाई करते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। मैं ज़रा लेक्चर भी ओपन कर लूँ तब तक। ऑलराइट, होपफुली आवाज़ क्लियर होगी अब भी। um, so again we are back in online classes after a few weeks of physical classes, only 2 weeks I think, उससे ज़्यादा नहीं हो सका। अगर नॉइज़ कोई आ रही है आवाज़ में तो बता दीजिएगा फिर। आई एम जस्ट बाय द विंडो एंड आई थिंक बाहर ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होगी। होपफुली ना आएगी, बट फिर भी अगर आए तो बता दीजिएगा अगर डिस्टर्ब करे तो। ओके, सो लास्ट क्लास में इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली वी वर टॉकिंग अबाउट एक एक चीज़ मैंने आपको कही थी कि हम उस पर डिस्कशन करेंगे, वहीं से डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। आई टोल्ड यू टू learn something about net neutrality. So can anyone tell me what does it mean, net neutrality? Yeah. If you don't know what that means, then what is the basic phenomena revolving that term? Anyone? यस प्लीज़, कोई बताएगा? नेट न्यूट्रलिटी मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि आप इस पे ज़रा पढ़ के आइएगा, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्सेज, व्हाई इज़ दैट? अव्वल तो स्टूडेंट्स बहुत कम आए हैं। जो आए हैं वो प्रेजेंट नहीं थे पिछली क्लास में। सी आर हैं क्लास में भी? नोमान, ओके नोमान, काइंडली स्क्रीनशॉट लेकर मुझे अटेंडेंस का अभी भेजें। आई वांट टू सी स्टूडेंट्स नहीं आए हैं अभी। देयर आर ओनली 8 पार्टिसिपेंट्स। ऑल राइट, यस सकलैन थोड़ा सा जवाब देना चाह रहे हैं इसका, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेट। So the idea basically is this. I want you guys to be interactive in that because it is not something of a theoretical topic जो कि हमने सिर्फ डिस्कस करना है और मैंने सिर्फ पढ़ाना है और हम उस पर बात ख़त्म कर देंगे. It should be discussed because it's kind of like a controversial topic. So for example, we are trying to start a business, an online business like an Amazon. So if we are trying to do that, obviously we will try to start that business from the lower level. Let's suppose only for the customers of Karachi or Lahore or maybe some big cities of Pakistan, maybe the whole country. The starting of the business will not be worldwide most of the time. So if that is the case, especially when we are talking about e-commerce, when there is money involved, so if that is the case, what if the internet service providers limit your reach? When we talk about websites, वेबसाइट्स का मतलब यही होता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है, अब वेब प्रेजेंस हो, चाहे वो फेसबुक का पेज हो, वट एवर. बट वॉट अबाउट द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स लिमिट यूर आउटरीच? लाइक अगर आपको ये कहा जाए, आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ये अगर आपको कहें, फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्ल्ड ये कहता है या मोबलिंक ये कहता है कि आप इंटरनेट तो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप इंटरनेट में सिर्फ ये 4 वेबसाइट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स इट. अमेज़ॉन, यूट्यूब, फेसबुक, आप ये 4 वेबसाइट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं. So let's suppose there are 100 users of Moblink or whatever that ISP is,
and say 10 or 20 of those are using 20% of the users are using that package of Mobilink or any other ISP जिसमें वो सिर्फ 4 से 5 वेबसाइट्स अलाउ कर रहा है. सो राइट ऑफ द बैट आपकी अगर नई वेबसाइट है या आपका कोई नया बिजनेस है, राइट ऑफ द बैट आपको 20% कस्टमर्स आउटरीच नहीं मिलेगी. आप 100 आपकी मार्केट नहीं रहेगी, पोटेंशियल भी आपकी पोटेंशियल मार्केट भी कम होकर 80% रह जाएगी. इट्स नॉट बिकॉज कि आपका सिस्टम वर्ल्ड वाइड नहीं था या आपकी वेबसाइट कोई इतनी ख़राब थी या आपका बिज़नेस अच्छा नहीं है. इट्स जस्ट बिकॉज कि उन 20 लोगों तक आपकी वेबसाइट पहुंच ही नहीं रही. दे आर यूजिंग द इंटरनेट बट द इंटरनेट इज़ लिमिटेड. इट्स नॉट न्यूट्रल. इन सम कंट्रीज़ इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड और ये हो रहा है काफ़ी कंट्रीज़ में, स्पेशली सम ऑफ द नॉर्थ यूरोप कंट्रीज़ लाइक पोलैंड और इस तरह के स्वीडन, इस तरह के कुछ कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर ये चीज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रही है. एंड अभी हम स्लाइड्स वगैरह में भी देखते हैं. एंड देयर इंटरनेट पैकेजेस लुक समथिंग लाइक कि अगर आप अगर ये 10 वेबसाइट्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो इट वुड बी $100. अगर आप ये सारी वेबसाइट्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो इट विल बी $20. और अगर आप अनलिमिटेड कोई भी वेबसाइट एक्सेस करना चाह रहे हैं तो दैट विल बी फॉर एग्जांपल $500. So it's very expensive to use the internet in its own meaning, in its natural sense, in some of the countries. Therefore, अगर वहाँ पर कोई नई कंपनी आती है तो उसको न सिर्फ ये कि अपने competitors से मुकाबला करना पड़ता है बल्कि ISPs से भी मुकाबला करना पड़ता है. Because people are not going to buy the packages in which everything is available sometimes. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपनी ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई यूज़ द मोबाइल डाटा पैकेजेस. तो उसके अंदर आई माइट यूज़ सम ऑफ द पैकेजेस जो कि मेरे लिए बेहतर हो. आई विल नॉट यूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आई नो कि अगर मोबाइल डाटा के ऊपर मुझे कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है आई वुड मोस्टली यूज़ व्हाट्सएप. आप सब भी इसी तरह करते होंगे मोस्टली. आई वुड हैव टू यूज़ व्हाट्सएप, आई वुड हैव टू यूज़ फेसबुक या इस तरह की कुछ वेबसाइट्स मुझे यूज़ करनी है. तो देयर आर डिफरेंट पैकेजेस फॉर दैट and you use those packages, which means that for example if most of the time you are on mobile data package or mobile data service provider, whatever that is, that means that you are not in the potential market of new businesses. You are just going and using the same 5 or 6 applications or websites that you use, right? So the basic idea of net neutrality is that internet should be neutral. Net is for internet and neutrality means the unbiasedness. So the basic idea is that the internet should be neutral in its true sense for everywhere. There should not be any websites taking advantage of internet service providers. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का काम इन इट्स ऑन सेंस क्या है कि वो इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करें, दैट्स इट. दे हैव टू प्रोवाइड द सर्विस ऑफ इंटरनेट, नॉट द सर्विस ऑफ सम वेबसाइट्स. सो द बेसिक आइडिया इज़ दिस. नाउ अब ये आइडिया इम्प्लीमेंट जब हुआ मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, इवन यूनाइटेड स्टेट्स में भी कुछ हद तक ये चीज़ अप्लाई हो रही है, यूरोपियन काफ़ी कंट्रीज़ में ये चीज़ अप्लाई हो रही है. इससे फ़ायदा ISPs को ये होता है कि दे जस्ट नॉट पेड बाय द यूज़र, दे आर पेड बाय द बिजनेसेस एज वेल. यूज़र सिर्फ पे नहीं करता इंटरनेट के लिए बल्कि कंपनीज पे करती हैं. फेसबुक पे कर रहा होता है कि आप हमारे पैकेजेस अगर सस्ते करके देंगे तो हम आपको इतने रुपए देंगे. वो उनसे भी कमा रहे हैं, वो यूज़र्स से भी कमा रहे हैं, यूज़र्स से भी पैकेजेस ले रहे हैं और वहाँ से भी पैकेजेस ले रहे हैं. तो ISPs के लिए इट्स लाइक अ कैश काउ, राइट. ISPs ये चीज़ अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. लेकिन ये है कि इट इज़ नॉट in a very what do you call it, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए. अगर हम लॉन्ग टर्म के ऊपर देखते हैं तो ऑब्वियसली स्मॉल बिजनेसेस इससे हर्ट होंगे. जो छोटे बिजनेसेस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू ट्राई टू ओपन सम बिजनेस और सम वेबसाइट, यू वुड हैव टू स्टार्ट लोकली. सो जो लोकल बिजनेसेस हैं वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, राइट. जैसे अगर हम अपनी ई कॉमर्स की एग्जांपल लेते हैं तो देयर इज़ अलीबाबा, देयर इज़ दराज, अमेज़ॉन. these are worldwide companies, but when you look at Daraz, so it is not a worldwide company. It is mainly on working in Pakistan, maybe some other regions, but mainly it is working in Pakistan.
For example, अच्छा, Daraz is working in Pakistan. The main reason behind Daraz's success is that there is no Amazon in Pakistan, right? कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है, बट द शिपिंग कॉस्ट इज़ वेरी मच के लोकली चीज़ें तो आप ख़रीद ही नहीं सकते, लेकिन अगर आप इंटरनेशनली मंगवाते हैं तो द शिपिंग कॉस्ट इज़ टू मच. So therefore Daraz comes into being, and this was a small business जो कि अब एक बड़ी कॉरपोरेशन बन गया है. Obviously that has been acquired by, I think, AliExpress वगैरह ने उनको acquire कर लिया है, but still this was and is a local business. But if there are only some corporations which are limiting the usage of internet to the users, that means that there is no way that small businesses could prosper. अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है तो वी आर यूजिंग द न्यूट्रल इंटरनेट. पाकिस्तान के अंदर वी आर यूजिंग न्यूट्रल इंटरनेट मोस्ट ऑफ द टाइम, बट अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्मार्टफोन पैकेजेस की, तो अभी जैसे हमने देखा कि मोस्ट पीपल आर यूजिंग सम लिमिटेड पैकेजेस, नॉट द होल इंटरनेट, because ISPs are not providing the whole internet on those prices जिस पर वो कुछ corporations के businesses को apply कर रही हैं. So सवाल ये उठता है कि अगर नेट न्यूट्रलिटी नहीं होती है तो आज आप ये कोर्स तो पढ़ रहे हैं, आप ई-कॉमर्स का कोर्स पढ़ रहे हैं, कोई हो सकता है कि कुछ वेबसाइट के ऊपर सोचे भी, कुछ शायद ऑलरेडी काम भी कर रहे होंगे आप, लेकिन वो चीज़ अगर लिमिटेड हो जाए तो फिर वो चीज़ जो है फ़ायदेमंद नहीं रहेगी, राइट? तो इट शुड बी एटलीस्ट इंटरनेट, बिकॉज इंटरनेट इज़ नॉट अ कमोडिटी एज ऑफ नाउ, इट इज़ अ नेसेसिटी, इट इज़ अ यूटिलिटी, राइट? इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो कि लाजमी है अब. अगर आप विदाउट इंटरनेट कुछ वक्त गुजारते हैं, आप एक दिन गुजारेंगे, आप 2 दिन गुजारेंगे, हो सकता है आप महीना भी गुजार लें, बट आप उतने प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकते जितने प्रोडक्टिव काम आप इंटरनेट पर रहकर कर सकते हैं. ऑब्वियसली उसके कॉन्स भी हैं कि आप अनप्रोडक्टिव भी तभी होते हैं, but still if you are using the internet you can be more productive, right? If you are not on WhatsApp, if you are not on Facebook, if you are not on even email पे भी अगर आप नहीं हैं तो it means you do not exist in any of the marketplace. So that means कि इस चीज़ को अब एक necessity बना दिया गया. It's like a utility, it's just like any other thing जो कि utilities में आती हैं. क्या क्या आती हैं utilities में, ज़रा बताइएगा. What do you mean by utility? कुछ एग्जांपल्स दें. राइट, एग्जैक्टली सकलैन कह रहे हैं जैसे राशन होता है, आप घर का एक पोर्शन मंगवाते हैं कि भाई ये चीज़ें हम शायद सारा महीने का ही होता है वैसे तो हिसाब, कि आप सारा महीना ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो इनको एक ही दफ़ा बल्क में ला के रख लें. तो राशन जो होता है दैट इज़ अ यूटिलिटी, ग्रोसरी आइटम, बेसिक नीड्स. इसके अलावा जो यूटिलिटी में आती हैं बेसिकली वो आती है इलेक्ट्रिसिटी, आपकी यूटिलिटी हो गई. सम ऑफ द थिंग्स जो कि आप जिसको आप सब्सक्राइब करते हो फॉर द होल मंथ या फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम in order to be more productive and in order to stay in the society, right? Electricity is a utility, your sui gas or whatever the gas you are using is a utility, right? Your fuel is your utility. आप अगर ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं दैट इज़ योर यूटिलिटी. ये सब सारी चीज़ें, यूटिलिटी मीन्स एनीथिंग दैट इज़ नेसेसरी टू यूज़. So internet is, in today's world, it is a utility because it is now necessary. You have to buy a package or you have to buy the internet, whether it's prepaid or postpaid. You have to buy the internet for you to use. Otherwise, it's not gonna work, right? Especially now when we are facing this whole pandemic situation. Your online classes are being done, your online quizzes are being done, everything is online. So that means the internet is now utility and a very necessary utility, right? It's just like कि अगर हम फॉर एग्जांपल 1980s की बात करते हैं, 70s की बात करते हैं, तो बहुत सारी जगह ऐसी थी जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. 70s की बात करते हैं हम, 1970s 60s में बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. कुछ छोटे छोटे गांव थे इस तरह के, बट वो ज़िंदगी गुजार रहे थे. लेकिन वक्त के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी एक यूटिलिटी बन गई. अब इलेक्ट्रिसिटी एक नेसेसरी आइटम है. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फिर इट्स वेरी हार्ड टू लिव, इवन फॉर द विलेजर्स एज वेल. तो छोटे छोटे विलेजेस भी अब जो हैं, छोटे छोटे गांव हैं, उनके अंदर भी अब इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, राइट? इसी तरह फिर टेलीविज़न आया.
टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, टेलीविज़न आया तो टेलीविज़न भी आप लोगों को अंदाज़ा होगा 90s में, अर्ली 90s में, लेट 80s के अंदर भी यही था कि पूरे पूरे नेबरहुड के अंदर एक टीवी हुआ करता था, राइट। और वो उस टेलीविज़न में भी यही होता था कि कुछ एक टाइमिंग मुख्तस होती थी, उस टाइमिंग पर ही वो टेलीविज़न का ब्रॉडकास्ट होता था, उसके अलावा ब्रॉडकास्ट नहीं होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ अब देर इज़ नो वे कि शायद 0.0001% ऐसे हाउस होल्ड्स होंगे पूरे कंट्री में जहाँ पर टेलीविज़न अवेलेबल ना हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केबल, टेलीविज़न एटलीस्ट अवेलेबल होता है, वेदर दे आर यूजिंग ब्रॉडकास्ट ऑफ सैटेलाइट और केबल और वट एवर। But we have seen that that thing has become have made the journey from being just a luxury item, television, to a utility. इसी तरह एजुकेशन को अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली देर वाज अ टाइम जब प्राइमरी एजुकेशन को समझा जाता था इट इज़ वेरी मच, और सेकेंडरी को, या फिर आपने अगर 9th मैट्रिक तक अगर कर लिया है, ओ ए लेवल्स आपने कर लिए हैं, तो दैट्स ओके, यू हैव डन वेरी मच। फिर उसके बाद एक दौर आया जब बैचलर्स को समझा गया कि दैट इज़ वेरी गुड थिंग if you have done the bachelor's. Now in today's world, even if you do masters, if you do 18 years of education, it is not considered as enough, right? You have to keep studying. So what actually happened, education became very much of a utility in order to survive in the society, right? इसी तरह इंटरनेट का भी यही सारा जर्नी रही है। इंटरनेट ने भी जब स्टार्ट किया तो इट वाज अ लग्जरी आइटम, इट वाज ओनली यूज्ड बाय सम ऑफ द एलीट्स ऑफ सोसाइटी, right? So this was a luxury item. But then with the passage of time, people started to realize the importance of internet. Many companies, many utilities and everything came on the internet. इंटरनेट के ऊपर आपको बहुत सारी सहूलियात दी गई, तो वक्त के साथ हमने ये देखा, it became a utility. It's not just a luxury item, it's a utility. Now you have to do that, otherwise you are not in the society, you are not in the same business as everyone else. So in today's world, many big companies are trying to bias the internet by using the force of ISPs. So अगर हम ISPs को use करते हैं, for example, I am a big company and I have, for example, a company named Facebook, and I can dictate the ISPs to only provide my type of services. I will not let any of the rival social media platform or any other competitor to be in the same room as me, just by limiting the ISP. So अगर मैं ISP को लिमिट कर दूंगा तो obviously मैं अगर Facebook से भी बहुत अच्छी अगर वेबसाइट बना लेता हूँ तो that's not enough, because ISPs will be sold out because of the absence of net neutrality. So I would have to get ISPs on board too, right? So that is very much of a work. It's not a level playing field जिसको कहा जाता है. It's not a level playing field. एक ही फील्ड पर सब नहीं खेल रहे हैं. There are some people जो कि एक अलग, जिनको हेड स्टार्ट मिला हुआ है, एंड हमें उन तक पहुंचने के लिए हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है. यही हमने देखा, यही सब हुआ इंस्टाग्राम के साथ भी, यही हुआ हमने देखा व्हाट्सएप के साथ भी, यही हुआ. करेक्ट कीजिएगा अगर मेरी इन्फॉर्मेशन इनके मुताबिक गलत है तो. इनके साथ भी यही हुआ कि देयर वर सम थिंग्स इनको फेसबुक ने एक्वायर किया. वाई पीपल limit themselves to be acquired by a big corporation? Why not make yourself a big corporation? Because there is very hard way, almost an impossible way right now, when you can be a worldwide corporation without being indulged by any other corporation. So WhatsApp के साथ भी यही हुआ कि WhatsApp was a very big phenomenon, और वो एक individual company की तरह चल रहा था. But when Facebook started to मेक इट्स मैसेंजर वेरी बेटर, फेसबुक ने मैसेंजर को काफ़ी अपना अच्छा कर लिया, लोगों को वहाँ पर जो है वो फ्री सर्विसेज देना शुरू कर दी ISPs के थ्रू. इट वाज वेरी फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, बट व्हाट्सएप को काफ़ी नुकसान हुआ इससे, बिकॉज व्हाट्सएप के ऊपर जो लोग कम्युनिकेट कर रहे थे इट वाज अ लिटिल कॉस्टली, और मैसेंजर के फ्री पैकेजेस भी अवेलेबल थे हर जगह पर, जबकि व्हाट्सएप के लिए आपको अलग पैकेज लेना पड़ता था फॉर द होल इंटरनेट, राइट. सो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि व्हाट्सएप को जो नुकसान हुआ, तो अब व्हाट्सएप के पास ISPs वाली पावर नहीं थी जो कि फेसबुक के पास थी. उनके पास वो पावर नहीं थी कि ISPs को साथ मिलाकर वो एक चीपर जो है वो सर्विस दे सकें, बिकॉज व्हाट्सएप वॉज जस्ट व्हाट्सएप, दे वर नॉट एन SBU ऑफ सम सॉर्ट.
यही चीज़ इंस्टाग्राम के साथ भी हुई, फिर उनको अक्वायर किया फेसबुक ने, बिकॉज इंटरनेट वॉज नॉट न्यूट्रल फॉर ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। और हमने देखा हर तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं इंटरनेट की, वो इसी तरह से अक्वायर करती हैं आजकल। अगर आप देखें जाकर, और किसी भी स्टार्टअप का एक अल्टीमेट गोल जो है आजकल, इट्स नॉट जस्ट कि एक प्रैक्टिकल गोल जिसको कहा जाए, इट्स नॉट जस्ट कि आपकी कंपनी इतनी बड़ी हो जाए कि आप पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड कॉरपोरेशन के नाम से जाने जाएं। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स लाइक कि आपकी कंपनी इतनी बड़ी हो जाए कि आपको अक्वायर कर ले कोई बड़ी कॉरपोरेशन। इट्स नॉट लाइक कि आप अपनी मेहनत करके इतने ऊपर तक पहुंच सकते हैं, बिकॉज जस्ट लाइक जिस तरह मैंने कहा कि नेट न्यूट्रलिटी का इशू है, इसी तरह और भी बहुत से इश्यूज़ हैं। इन्वायरमेंट के बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं। देर इज़ अ मार्केट इन्वायरमेंट जो कि अफेक्ट करता है किसी भी नए बिज़नेस को। सो मार्केट इन्वायरमेंट के ऊपर भी कभी बात करेंगे अगर बात निकली तो, बट लेट्स स्टिक टू दिस टॉपिक राइट नाउ। सो देर आर मैनी थिंग्स जो कि अफेक्ट करती हैं किसी भी नए बिज़नेस को, एंड आई एस पीज़ आर वन ऑफ दोज। ISPs, if ISPs are not providing the same thing, the good thing, the level playing field, then that means that there will be issues for new businesses to compete in a market environment. Now let's move on to the topic of today. We are going to start some of the phrases and some of the things that we can understand in search engine marketing. सो इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। होपफुली एंड भी शायद आज ही करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू वेरी मच डिटेल ऑफ दोज, बट स्टिल वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट, एंड आई विल नीड योर पार्टिसिपेशन इन दैट so that we can understand more clearly every point of view. So I think screen is visible if you guys can confirm, and it's a very old slide, 2017 की ये slides हैं, I picked up off the internet. It has a lot of data in it, and we are not interested in the data, we are interested in what the data is going to tell us. So let's try to understand what it's going to tell us. So okay, there are a lot of statistics in these slides, so just be aware and try to figure out कि actually इस पूरे statistics का मतलब क्या है. All right, so on Google, अच्छा सर्च इंजन मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम सर्च इंजन मार्केटिंग इज़ सिनोनियम विद गूगल मार्केटिंग, because Google is the most popular search engine there is. There are others as well, but गूगल इज़ टॉप मोस्ट। तो हम जब भी सर्च इंजन की बात कर रहे होंगे तो उसके अंदर हम सर्च इंजन की जगह कभी कभी गूगल भी बोल दिया करेंगे, बट दैट वुड मीन द सेम थिंग। गूगल कहें या फिर सर्च इंजन कहें, that would mean the same thing that we are talking about search engines. So when we talk about Google, uh, it is a very popular search engine. It handles at least 2 trillion searches per year. 2 trillion searches in 2017, which may be more in 2020 right now. So 2 to 3 trillion searches per year handle कर रहा है सिर्फ Google. The search giant won't say exactly how many trillions of queries it processes, other than it's now 2 or more. It last claimed 1.2 trillion in 2012. So 1.2 trillion in 2012 में कहा था, 2017 में it was something around 2 trillion. The point is that Google is handling more searches than there are people per year. So if one person searches, for example, one thing every day, it's not going to be 2 trillion, it's going to be lesser than that. So it means that every person is searching on Google on the daily basis multiple times, right? So it's a very big thing, because not every website gets as many visits at least जितने गूगल के पास हैं, और जितने रिसोर्सेज गूगल के पास हैं. So 40 to 60 billion of searches happen on Google US each month. 40 to 60 billion searches. Let's move on. Now this is some important data here. Hopefully you will understand this data, and then I will try to elaborate it.
These are the studies, these are the numbers of Google US. So hopefully you can understand, I think, now. So take a look at it and then we'll talk about it. Tell me if you understand something by it or if you have any insight. Yes please, any insight, क्या समझ में आया इस पूरे पूरे डेटा से? No one is in the class? I'm still waiting. Understand this thing जो कि आपको स्लाइड नज़र आ रही है सामने, and tell me what is your understanding of this. Even if you just tell me about one of the figures, not everything. Okay, so Glenn is saying कि average guy stays on page 55 seconds. Okay, what else? सकलैन का ही एक और जवाब आया है. अवेश कह रहे हैं कि statistics shows the average person period with what? Okay, let's try to understand this. Number one thing, average session length, it's almost 55 seconds, which means when you try to search something on Google, this data is for US. First of all, understand this, but we are going to understand this for the whole world. Okay, if that is happening in US, almost all the figures are going to be similar in every part of the world except China and Russia. So average session length lasts at around 55 seconds, which means that there are people who come on Google, who search something on Google, and they stay on the search page. For example, stay on the search page for 2 minutes. There are some people that stay on the search page for 3 minutes. There are some people that stay on the search page for 15 seconds, some for 10 seconds. But the average session that people stay on that page searching different things, looking for different queries or whatever, the average of that session lasts at around 55 seconds.
आवाज़ में कोई इशू आ रहा है? आई डोंट थिंक सो कोई इशू आना चाहिए. माइक इज़ वेरी क्लोज टू मी एंड द वॉइस शुड बी क्लियर. बट अगेन मैं थोड़ा सा और करीब कर लेता हूँ. वैसे तो करीब है बट ओके. सो the first thing is telling us that the average session on a Google search engine result page, note it down, search engine result page is a keyword. We will be referring to this search engine result page, which means that when you search on something and you see some results, that is your search engine result page, and we will call it for short SERP, search engine result page, SERP. So an average session of an SERP lasts around a minute. That's it. Not more than a minute, not more than 2 minutes, not more than almost 55 seconds. Now the second thing, percentage of searches, search clicks on Google properties. Now among those searches जो कि रिजल्ट्स आए हैं आपके पास SERP के ऊपर, among those up to 12% of the clicks goes to again Google. यानी कि आप वहीं से सर्च इंजन के पेज से यूट्यूब पर चले जाते हैं, मैप्स पे चले गए, आप इमेजेस पे चले गए, वट एवर, इवन आप ड्राइव पे चले गए, मेल पे चले गए, जिस जगह पर भी आप जा रहे हैं, 12% ऑफ द क्लिक्स तो उनके पास चले गए. चलें, यानी कि बाकी बचे अब हमारे पास जो 72 या 82 जितने भी हमारे पास बचे परसेंटेजेस, उसमें से हमारी वेबसाइट पर क्लिक हो सकता है. अगेन द थर्ड थिंग इज सेइंग percentage of searches resulting in a query change before a click. 21% of the time users come, search for something, look at the page, and then they realize that keywords are not exact for what I'm looking for, and then they change the keywords, right? They remove something or they add something or they rephrase something in their query. जब वो ये चीज़ चेंज करते हैं तो 21% ऑफ द टाइम ये हो रहा है. 12% ऑफ द टाइम क्लिक हो रहा है गूगल की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर. 21% ऑफ द टाइम यूज़र्स अपनी क्यूरीज भी चेंज कर लेते हैं, विच मीन्स कि अगर आप फर्स्ट क्यूरी में आए थे तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी वेबसाइट विजिट भी की जाए. देन देयर इज़ 8% ऑफ द सर्चेज रिजल्ट इन अ पोगो स्टिक. पोगो स्टिक का मतलब आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है, समझ आ जाएगा होपफुली. अंडरस्टूड? एक्सक्यूज़ मी अ मिनट, आई हैव टू गेट अ कॉल. मैं 5 मिनट बाद आपसे ज्वाइन करता हूँ. Okay guys, sorry about that. या सो पोगो स्टिक आई थिंक होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. देर आर सम सर्चेज जिसके अंदर लोग सर्च करते हैं और फिर दे विजिट सम वेबसाइट एंड देन दे गो बैक without spending much time on the website, and then they change the query. So this is called click back and then click. So there are multiple searches. 8% of the time this happens. Users come, user look for something, user think they have got the right link, they click on it and then they realize कि okay ये link नहीं था जिस पे हमें जाना था. Then they go back, change the query or maybe click on some website, some other website. 8% of the time this happens. Okay, so now let's move on. Now this is a graph. It shows you the search demand curve in 2016. What kind of searches were happening in 2016, what were the keywords and what were the behavior of keywords that happened and that are still happening. uh, so look at the graph and tell me what you understand by it. Again, you are going to tell me the overall view, not just one thing but overall view, what the graph is telling you.
KW कीवर्ड्स, कीवर्ड्स कीवर्ड विच मीन्स कि जो चीज़ हम लिखते हैं गूगल में सर्च करने के लिए ना, अगर मैं लिखता हूँ मोबाइल मुझे ख़रीदना है तो आई विल सर्च फॉर स्मार्टफोन प्राइसेस इन पाकिस्तान, तो स्मार्टफोन प्राइसेस, दीज आर द कीवर्ड्स, KWs. नो रिस्पॉन्स। चलें इस इमेज को आप फिर खुद ही समझिएगा, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि इसमें एक्चुअली क्या बताया जा रहा है। अब इसका जवाब आया है, मैं इसको रीड आउट करता हूँ, मैं थोड़ा बहुत आपको बता रहा हूँ और इसके बाद फिर आप इसको खुद एनालाइज कीजिएगा कि एक्चुअली व्हाट इज़ दिस टेलिंग अस। अवैस का वैसे कहना ये है कि ग्राफ शोइंग द कीवर्ड्स, लॉन्ग कीवर्ड्स, मिडिल कीवर्ड्स एंड स्मॉल कीवर्ड्स, हाउ मच by 2016 they have been searched. Pretty close, but there is more to it than just that. Uh, the basic idea is this, if you follow my cursor, the basic idea is this, that here you can see there are millions of searches per month, right? Only tens searches, hundreds of searches, thousands of searches, millions of searches in the month are just the top common search words. बहुत कॉमन सर्च वर्ड्स जो हैं उसके अंदर आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर ये कहते हैं कि कुछ कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल 100 कीवर्ड्स हैं, जिसमें एक मोबाइल है, एक लैपटॉप है, एक प्राइस है, एक पाकिस्तान है, इस तरह सब कीवर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल आई रैंक इट आउट, और मैं इनको रैंक कर रहा हूँ इस हिसाब से कि सबसे ज़्यादा सर्च में कौन आता है, कौन से वर्ड को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब सर्च किया जाता है। तो कौन से कीवर्ड को यूज़ किया जाता है, मैं उसको सबसे टॉप पे रखूँगा, जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है, उसके बाद फिर सेकंड पे जो सबसे कम यूज़ हो रहा है, और फिर कम यूज़ हो रहा है, इस तरह मैं एक लिस्ट बनाऊँगा। तो उन जो कीवर्ड्स में से टॉप 100 कीवर्ड्स हैं वो मिलियंस ऑफ सर्चेज ऑफ मंथ उसमें आते हैं पर मंथ, यानी कि मिलियंस ऑफ सर्चेज आर यूजिंग द ओनली द टॉप 100 कीवर्ड्स among all of the billions of keywords. And then top 1000 जो keywords हैं, some million of the people वो भी उनको इस्तेमाल करते हैं। देर आर मैनी थिंग्स जो कि बहुत कॉमन हैं जब आप सर्चेस कर रहे होते हैं। ओनली टेंस ऑफ सर्चेस रिजल्ट इन 100 बिलियन कीवर्ड्स, यानी कि टॉप 100 बिलियन कीवर्ड्स जो हैं, यानी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज या जिस भी लैंग्वेज में आप बात कर रहे हैं, जितने बिलियन कीवर्ड्स हैं, टॉप जितने भी बिलियन ऑफ कीवर्ड्स हैं, वो इस लॉन्ग टेल से ऊपर नहीं जा पाते, विच मीन्स कि वो एक दो सर्चेज़ के अंदर, तीन सर्चेज़ के अंदर, चार सर्चेज़ के अंदर आ रहे होते हैं। ज़्यादातर सर्चेज़ जो हो रही होती हैं वो कॉमन कीवर्ड्स पे ऊपर हो रही होती हैं, कोई यूनिक वर्ड को सर्च नहीं करता, कहने का मतलब ये है, राइट। फॉर एग्जाम्पल देर आर मैनी वर्ड्स दैट कैन डिस्क्राइब द सेम थिंग, राइट। हम जाकर सर्च करते हैं भाई एरिया ऑफ अ स्क्वायर, वी नो कि अच्छा एरिया ऑफ अ स्क्वायर, ये चलें एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हम सर्च कर लेते हैं जाके। वी वुड नॉट बी सर्चिंग फॉर एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इमेज। नाउ क्वाड्रिलेटरल इमेज का भी मतलब यही है कि रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम या स्क्वायर, बट मैनी पीपल डोंट गो फॉर दैट वर्ड कि क्वाड्रिलेटरल इमेज लिखूँ मैं, राइट। इसी तरह एरिया ऑफ अ ट्राइंगल सर्च ज़्यादा किया जाएगा रादर देन कि एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऑब्वियसली वो भी सर्च किया जाता होगा बट नॉट दैट मच।
सो देर आर मैनी कीवर्ड्स. इसी तरह अगर मैं सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू बाय अ लैपटॉप, तो आई विल जस्ट सर्च फॉर लैपटॉप प्राइसेस इन पाकिस्तान. आई विल नॉट सर्च फॉर से प्रो बुक प्राइसेस ऑफ HP इन पाकिस्तान. दैट कम्स वेरी लेटर. लेकिन ज़्यादातर सर्चेज यही हो रही होती हैं कि लैपटॉप प्राइसेस इन पाकिस्तान. स्टार्टिंग तो यहीं से होगी. उसके बाद कुछ लोग होंगे उनमें से जो कि आगे जाकर मुख्तलिफ चीज़ें सर्च करेंगे. सो द टॉप 100 या टॉप 100 या 10% ऑफ द कीवर्ड्स और 1% ऑफ द कीवर्ड्स आर द कीवर्ड्स दैट आर यूज्ड इन एवरी टाइप ऑफ सर्चेस. मिलियंस ऑफ सर्चेस उसको यूज़ कर रही हैं. इफ़ योर वेबसाइट और योर बिजनेस और एनी वेब प्रेजेंस इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द कीवर्ड्स जो कि इतने कॉमन नहीं हैं, तो ऑब्वियसली योर सर्चेस विल नॉट बी दैट मच, because only tens and twenties or hundreds of people will be searching for those keywords, not millions of people. But we want to be in the millions of categories, ताकि millions में से कम हमारे पास कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो कि हमें convert करके अपने customer बनाएंगे. So this graph is basically showing that. इसकी और डिटेल भी है. फैट हेड क्या होता है, चंकी मिडल, लॉन्ग टेल है क्या, इन ये वर्ड्स क्यों यूज़ किए गए हैं, इनको जाकर आप देख लीजिएगा. बेसिकली बस ये बताया जा रहा है कि ऊपर वाली चीज़ के ऊपर ज़्यादा चंक है, फैट हेड है. मिडल के जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी चंकी हैं, कुछ यूज़ करते हैं कुछ नहीं, और फिर उसके बाद लॉन्ग टेल है, यानी कि जो आखिरी के वर्ड्स रहते हैं वो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं. राइट. सो यही कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी. द एवरेज सर्चर डज अप टू 3.4 क्यूरीज पर डे ऑन देयर डेस्कटॉप एंड मोबाइल ईच. यानी कि ऑन एवरेज अ पर्सन डज अराउंड 3 सर्चेज ऑन हिज मोबाइल एंड ऑन हिज PC एज वेल. एवरेज की अगर बात करें, कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जिसमें हम 20 सर्चेस भी कर रहे होते हैं. कोई आपके पास असाइनमेंट आई हुई है, कोई प्रोजेक्ट है इस तरह का, आप 100 ऑफ सर्चेस कर रहे हैं गूगल के ऊपर. कुछ ऐसे दिन है जब आप कोई नहीं करते. बट ऑन एवरेज एवरी पर्सन does around 6 searches on Google, 3 on mobile phones and 3 on his desktop computer. So that is another very good statistic that tells us that people are moving towards search engines very rapidly. They have और उससे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा रहा है. और if your website or if your web presence is on that search engine result page, then that should mean a lot for your business. All right, then there is mobile CTR. CTR stands for, can you correct me quickly? Can you tell me what does CTR stands for? Some of you may already know about this terminology. What does CTR stands for? We will be discussing on mobile CTR, and then there will be desktop CTR as well. But first it is about mobile CTR. Okay, अगर याद नहीं आ रहा तो CTR basically stands for click through rate. Click through rate. It's basically telling us कि आप जब क्लिक करते हैं किसी चीज़, आप किसी चीज़ को अगर देखते हैं तो are you only looking at it or are you going to click on it? So if for example 100 people are looking at your search result and only 4% are 4 people are clicking on your link, then that means that your click through rate is 4%. That out of 100 people there are only 4 people which are actually clicking on your link, right? सकलैन का जवाब सही है, शोएब ने भी यही कहा है. It is called click through rate. So यहीं से बात को कंटिन्यू करते हैं. जब हम बात करते हैं क्लिक थ्रू रेट की, तो एक्चुअली देयर कैन बी मैनी रिजल्ट्स इन योर SERP, but in all of those results only a few gets the actual click, only a few gets visited. कुछ ही ऐसे होते हैं जिसके ऊपर क्लिक करके उसको विजिट किया जाता है. अदरवाइज एवरी टेंस ऑफ सर्चेज, 15 ऑफ सर्चेज, जितने भी रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं, दोज रिजल्ट्स आर ओनली गोइंग टू बी ऑन योर स्क्रीन and you are not going to visit it. Maybe some people visit it, but that ratio is very small. Yes, exactly, Shoaib. The ratio of click, the percentages of click, the rate of click, how much clicks are being happening in a certain period of time. So according to this image, 2% are clicking on paid, 40.9% on organic, 57.1% do not click on anything, which tells us a story that when people come
and search for something on mobile phones की बात हो रही है यहाँ पे. When people come and search for something on mobile phones, only for example, 100 people are looking at the same results. 100 people looked at SMX Munich 2017. They searched for that and they are looking at the same results. 2% of people are clicking on the advertisements, paid search engine results, जो कि आपको एरो के तौर पे नज़र भी आ रहा है कि उसके नीचे लिखा हुआ होता है ad. Only 2%. Almost 41% are clicking on the organic results. Organic means the real result, the natural results of your search. That according to your keywords, which website is the topmost one. So only 41% of the people are clicking on that organic results. And 57.1% of the people do not click on anything. They just look at the links and they don't click on anything. Why are they doing it? That means that they only needed some information that they got from their SERP. वहीं से उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई, या फिर उनको लगा कि उनके कीवर्ड सही नहीं है, उन्होंने कीवर्ड चेंज किया. तो ओनली 40% ऑफ द क्लिक्स आर हैपनिंग ऑन ऑर्गेनिक सर्च. सो इफ़ वी इन्वेस्ट ऑन गुड सर्च इंजन टेक्निक्स ऑन आवर वेबसाइट, then that means that we are only looking at 41% of the people who click. 100 लोगों में से सिर्फ 40 लोग हैं, 41 लोग ऐसे हैं जो कि हमारी वेबसाइट पर क्लिक करने के पोटेंशियल यूज़र्स हैं. इट डजेंट मीन कि वो वाकई हमारी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे. इट्स जस्ट टेलिंग यू कि ऐड पर कम क्लिक होता है और ऑर्गेनिक पे ज़्यादा क्लिक होता है. सिमिलर थिंग गोज़ फॉर डेस्कटॉप CTR. इसके ऊपर भी अगर आप देखें तो इट वुड बी प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एंड दिस इज टेलिंग द सेम स्टोरी a little differently but almost the same story. That is कि ऐड पे बहुत कम क्लिक हो रहे हैं, ऑर्गेनिक पे क्लिक्स हो रहे हैं, और कुछ ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं जब कोई क्लिक नहीं होता है. नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स कि 62.2% आर क्लिकिंग ऑन ऑर्गेनिक सर्चेज ऑन डेस्कटॉप, वेदर, जबकि यही चीज़ जब क्लिक हो रही थी मोबाइल के ऊपर तो 62 नहीं बल्कि only 40% of the clicks were happening on mobile. But now 62.2% of the clicks are happening on organic when we are talking about desktop. Which means कि when people are searching for something on desktop, they are more likely to click and visit your website rather than when they are on mobile. इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि मोबाइल की नेविगेशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की है. मोबाइल फ़ोन पे नेविगेशन इतनी अच्छी नहीं है. नेविगेशन का मतलब ये है कि इफ़ यू क्लिक ऑन सम वेबसाइट, सम लिंक ऑन मोबाइल फ़ोन, पहले तो आपको ये शक होगा कि क्या जो वेबसाइट मेरे पास खुलेगी वो मोबाइल फ्रेंडली है भी या नहीं. इस वजह से क्लिक ही नहीं होते हैं ज़्यादातर. लोग ये समझते हैं कि अच्छा वेबसाइट है, डेस्कटॉप पर जाकर मैं देख लूँगा, क्योंकि अब मोबाइल पे खोलूँगा तो पता लगे कुछ चीज़ें विजिबल हैं, कुछ चीज़ें विजिबल नहीं हैं. एक सवाल तो ये है. दूसरा ये है कि मोबाइल पे अगर कोई शख्स अगर खोलता भी है वेबसाइट, तो मोबाइल की नेविगेशन इतनी अच्छी नहीं है. नेविगेशन का मतलब ये है कि आप अगर उस वेबसाइट को छोड़कर एक दूसरी टैब में जाना चाहते हैं तो इट्स नॉट वेरी इजी. जितना इजी मोबाइल डेस्कटॉप के अंदर है कि आप टैब स्विच कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के ब्राउज़र्स के अंदर उतना ज़्यादा फीजिबल नहीं है आपको टैब स्विच करना. इसी तरह नेविगेशन, अगर आप बैक जाना चाहते हैं, आप बैक करते हैं तो पता लगता है कि वो बैक नहीं बल्कि आपकी एप्लीकेशन ही बंद हो गई है. उस बैक का मतलब कुछ मोबाइल जिस तरह से लेते हैं, जबकि कंप्यूटर के अंदर एवरी बटन हैज़ अ सर्टेन मीनिंग, और उसके अंदर अगर आप बैक के बटन पे क्लिक करते हैं, इसका मतलब है यू आर गोइंग टू द प्रीवियस सेशन ऑफ योर वेब पेज, रादर देन कि आप एप्लीकेशन ही बंद करना चाहें. तो इस वजह से नेविगेशन की प्रॉब्लम्स की वजह से और मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स के ट्रस्ट की वजह से, डिसट्रस्ट की वजह से बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जब हम डेस्कटॉप के ऊपर सर्च करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर दैन ऑन, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट विजिटिंग द वेबसाइट. डेस्कटॉप के ऊपर हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर दैन जस्ट गोइंग इनटू ऑन मोबाइल फ़ोन्स. ताहा का एक क्वेश्चन है कि गूगल की एडवर्टीज़मेंट फ़ेसबुक से महंगी क्यों होती है, कोई ख़ास वजह है क्या? पहली बात तो ये है कि मुझे ये पता नहीं था कि गूगल की एडवर्टीज़मेंट महंगी है फ़ेसबुक से, ये आप मुझे बता रहे हैं. बट स्टिल इफ़ फॉर एग्जांपल मैं आपसे ही पूछता हूँ, इफ़ यू हैड टू गेस, व्हाई डू यू थिंक दैट इज़? मैं अपनी तरफ से तो सोच के थोड़ा सा अंदाज़ा आपको बता सकता हूँ.
But why do you think? Because clearly you have more information than me on this subject, on this specific topic. आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा तो kindly share करें, and then I will tell you my own opinion. If anyone else wants to add on it, please do. The question is कि गूगल की एडवर्टीजमेंट महंगी है फ्रॉम फेसबुक. व्हाई इज़ दैट? आगा मुर्तज़ा ये कह रहे हैं कि मे बी बिकॉज गूगल हैज़ मोर यूज़र्स देन फेसबुक. दैट माइट बी द डिसाइडिंग पॉइंट. ताहा का ये कहना है कि एफबी पर रीच ज़्यादा हो, शायद लोग ज़्यादा फेसबुक पर रीच करते हैं. सो डजंट दैट मीन कि फेसबुक पे ज़्यादा होनी चाहिए? द हाइपोथेसिस हेयर इज़ दैट कि गूगल की ज़्यादा है और फेसबुक की जो है वो कम है कीमत. गूगल पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है फेसबुक से, मे बी प्रॉबेबली. व्हाट एल्स? इफ़ आई हैड टू गेस, आई विल यूज़ सम इंफॉर्मेशन जो कि अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, हम पढ़ेंगे. बट वन थिंग देयर इज़ विच इज़ कॉल्ड कन्वर्जन रेट. एक चीज़ होती है, इसको कहा जाता है कन्वर्जन रेट. फेसबुक पे वो बहुत कम है, गूगल पे वो बहुत ज़्यादा है. यस, ये भी हो सकता है ताहा जिस तरह कह रहे हैं, गूगल पर अकाउंट बनाना ज़रूरी नहीं है, तो हर तरह के लोग वहाँ पर आकर सर्च भी करते हैं और एड्स पे क्लिक भी करते हैं. मेरी इनपुट इस पे ये होगी, माइट बी रॉन्ग, बट मेरी इनपुट इस पे ये है कि गूगल एक छोटी सी एग्जांपल क्या है, एक छोटा सा मतलब एक तरह से रियल होकर सोचते हैं, प्रैक्टिकल. तो फेसबुक के ऊपर अगर कोई मुझे ऐड नज़र आ रहा है तो वो फेसबुक मुझे दिखा रहा है. फेसबुक ने मुझे वो ऐड दिखाया है कि भाई इस रेस्टोरेंट पे ये चीज़ अवेलेबल है, या इस जगह पर ये टूर जा रहा है, या इस जगह पर इस तरह के जिस तरह आते हैं हमारे पास एड्स, तो ये एड्स फेसबुक मुझे दिखा रहा है. बट गूगल के ऊपर जो है, अच्छा हाँ, तो गूगल के ऊपर गूगल मुझे कोई एड्स नहीं दिखा रहा खुद. मैं कुछ सर्च करता हूँ तो वो मुझे उसके मुताबिक ऐड दिखाता है. यानी कि गूगल के ऊपर अगर मेरे पास कोई ऐड सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर आ रहा है तो इसका मतलब है कि 50 to 70% ऑफ द काम मैंने खुद कहा है, मैंने खुद पूछा है, तो मेरे पास वो ऐड आ रहा है. ऐसा तो नहीं है कि आपने लिखा कुछ हो और ऐड उससे बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ का आ गया. वैसा तो नहीं होता ना गूगल पे. गूगल पर वही होता है कि जो आपने लिखा है ऐड भी उसी से मुतालिक ही आएगा. तो इसका मतलब ये है कि गूगल पे अगर आप ऐड लगा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि जो यूज़र आपके ऐड को देखेगा, ही और शी इज़ मोर लाइकली टू क्लिक ऑन योर ऐड रादर देन व्हेन योर ऐड इज़ ऑन फेसबुक. फेसबुक के ऊपर आउटरीच तो ज़्यादा है, मुख्तलिफ लोगों को पता लग जाएगा, लेकिन कन्वर्जन रेट वहाँ पर नहीं है. बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 70-80% लोग ऐसे होंगे जो कि आपके लिंक पे क्लिक भी नहीं करेंगे. कुछ अगर क्लिक करेंगे भी तो आपसे रब्ता नहीं करेंगे. बट गूगल के ऊपर अगर वही ऐड आपको नज़र आ रहा है तो इसका मतलब यही हुआ कि उस बंदे ने उससे मुतालिक कोई चीज़ सर्च की है, एंड इट इज़ हाईली लाइकली कि वो आपके ऐड पर क्लिक करे, क्योंकि वो वही चीज़ ढूंढने आया है. सो इन माई पॉइंट ऑफ व्यू गूगल माइट बी a little more expensive because Google can guarantee the conversion rate. Facebook doesn't guarantee that. Facebook can tell you कि ओके ये वो लोग हैं जिनको आप जो कि ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं आपके आपके प्रोडक्ट में. बट गूगल आपको ये नहीं कह रहा कि ये हो सकते हैं इंटरेस्टेड. गूगल आपको ये कह रहा है कि ये इंटरेस्टेड हैं. बस सवाल ये उठता है कि आपकी प्रोडक्ट आउटशाइन कर रही है बाकी प्रोडक्ट से या नहीं. इंटरेस्टेड लोग ही आ रहे हैं आपके पेज के ऊपर, इंटरेस्टेड लोगों को ही ऐड दिखाया जाएगा और वो क्लिक भी करेंगे. बट आपकी प्रोडक्ट का सवाल है कि वो प्रोडक्ट किस तरह से होने चाहिए. फेसबुक पे अगर कोई ऐड मुझे नज़र आता है तो मे बी आई एम नॉट इन द मूड ऑफ दैट थिंग. मुझे वो प्रोडक्ट नहीं ख़रीदनी, या उसका काम हो गया, मैंने तो वैसे ही सर्च किया था कभी. बट ऑन गूगल व्हेन आई एम the people are themselves going to look at the ad. It's not just an ad on your screen. So in my opinion that might be a reason behind that. मैं थोड़ा सा जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको थोड़ा सा एड्रेस कर लो, फिर आगे चलते हैं, इस बात को बढ़ाते हैं. ज़ुबैर अंसारी कह रहे हैं अच्छा 3 बजे से लाइट नहीं थी आपके पास, यू आर अनएबल टू ज्वाइन.
इट्स बेटर कि आज हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इट वुड बी गुड आप जाकर उसको देख लीजिएगा। ताहा कह रहे हैं कि अल्गोरिदम के मुताबिक वो दिखाता है। आई थिंक फेसबुक की बात कर रहे थे आप। अच्छा, यू आर सेइंग कि मे बी अल्गोरिदम गूगल का ज़्यादा अच्छा है और फिर उसी के मुताबिक प्रोडक्ट बताता है, फेसबुक पर इस तरह नहीं है इतना। यस, दैट माइट बी अनदर पॉइंट ऑफ व्यू कि गूगल का अल्गोरिदम थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है फेसबुक से। फेसबुक का अल्गोरिदम जिसको कहा जाए ना, एक ट्रेडिशनल अल्गोरिदम है। इट्स नॉट अ वेरी डीप रूटेड अल्गोरिदम। जस्ट एज अ यूज़र अगर मैं बात करूं, फेसबुक के ऊपर अगर आपको कोई एड्स नज़र आ रहे होते हैं तो वो एड्स काफ़ी सिचुएशंस में इस तरह के एड्स होते हैं जो कि अनवांटेड एड्स होते हैं आपके लिए। इंटरेस्ट वाले होते हैं बट अनवांटेड होते हैं। यानी कि आपने आपने किसी 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 पेज के ऊपर या कभी कोई वेबसाइट विजिट कर ली जिसके ऊपर आपने फॉर एग्जांपल मैकबुक की प्राइसेस आप चेक कर रहे थे, आपने मैकबुक की स्पेसिफिकेशंस वगैरह देखी ना, यू आर नॉट एज अ फॉर एग्जांपल मैं अपनी अगर बात करूं तो आई डोंट यूज़ मैकबुक, आई कांट अफोर्ड मैकबुक फॉर एग्जांपल, सो आई एम नॉट गोइंग टू बाय दैट, आई वाज जस्ट चेकिंग इट. So in that case, Facebook will start showing me the ads. But on Google, it doesn't work like that. On Google, when you search for something, you are actually a customer. You're more likely to go for that. It's not like कि आपने अगर कोई चीज़ सर्च कर ली है तो वो आपको गूगल आपको उससे मुतालिक दूसरी चीज़ें दिखाना शुरू हो जाए। यू विल सर्च फॉर समथिंग एंड उसी सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर आपको जो है वो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें दिखाई जाएंगी। सो गुड डिस्कशन। इसी तरह इसको थोड़ा सा लाइवली रखें ताकि थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए कि आप किस पेज पर हैं। इसी तरह डेस्कटॉप CTR की हमने जिस तरह बात की, तो देर आर लेसर अमाउंट ऑफ पीपल दैट डोंट क्लिक ऑन एनी ऑफ द लिंक्स देन दैट ऑफ मोबाइल फोन्स। मूविंग ऑन, this is the actual view of comparison of mobile and desktop CTR. So no clicks को अगर हम देखें तो very less no clicks. There were almost 60% of people that were not clicking on anything on the SERP on mobile phones, but when we go to the desktop thing, only 30%, 35% of the people are not clicking. Otherwise, all of the people are clicking on websites, and most of them are clicking on organic links. Almost 60% of the people. There may be more traffic opportunity from desktop still due to higher CTR. So if your website wants traffic, if your website wants outreach, it's very better if you still go for desktop. Don't go for the ट्रेडिशनल कैच फ्रेजेस के मोबाइल फ़ोन का ज़माना आ गया है और स्मार्टफोन के ऊपर अब सारी चीज़ें होनी चाहिए, स्पेशली वेबसाइट्स के ऊपर। इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट। वेबसाइट्स अब भी प्रेफर करते हैं लोग डेस्कटॉप के ऊपर देखना, और डेस्कटॉप के ऊपर देखकर ही उस वेबसाइट को नेविगेट करते हैं लोग। वेबसाइट्स मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर नहीं आई हैं, एप्लीकेशंस आ गई हैं, वेबसाइट्स नहीं आई हैं। एप्लीकेशन और वेबसाइट का भी एक कंपैरिजन देखते हैं। देयर इज़ अ गुड स्टेटिस्टिक्स रिगार्डिंग दैट इन दिस स्लाइड। होपफुली हम आज के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज इट इज़ अवेलेबल टू यू ऑन गूगल ड्राइव, यू कैन लुक एट इट। ओके, so we moved from all Google to only mostly Google. There it is. Look at this pie chart again, and it's हमेशा मैं यही कहता हूँ कि it's good to understand the graph or images yourself and then discuss on it rather than कि मैं आपको खुद बताता रहूँ. So take a minute, look at it, and we will see what it's telling you. ये जो Halloween लिखा हुआ है इसको फ़िलहाल छोड़ दें. I'm going to come to that again. Okay. अनवर खान का सवाल आया कि वेबसाइट और एप्लीकेशन में फिर डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस तो आई थिंक आपको पता होगा ऑलरेडी। आई डोंट नो आपका क्वेश्चन क्या है। वेबसाइट एक्चुअली व्हेन वी गो इनटू वर्ल्ड वाइड वेब www.something.com और whatever, और फिर जो आपके पास वेब ब्राउज़र के अंदर जो खुलती है ना, दैट इज़ अ वेबसाइट, एंड एप्लीकेशन इज़ समथिंग दैट यू डाउनलोड फ्रॉम योर ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर. दैट इज़ एन एप्लीकेशन, जस्ट अ सॉफ्टवेयर फॉर योर वेबसाइट. शुएब कह रहे हैं कि मे बी लोग अपनी क्यूरीज़ के लिए किस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा सर्फिंग करते हैं, ये उसी को शो कर रहा है. यस, ऑलमोस्ट अबाउट इट. सर्च इंजन्स का बेसिकली ये एक जो है कंपैरिजन है. विच सर्च इंजन इज़ मोर प्रॉफिटेबल, विच इज़ शोइंग विच. सो
देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो कि यहाँ पर बड़ी क्लियरली वाजे हैं. सबसे पहली तो ये कि 60% ऑफ द सर्चेज आर हैपनिंग ऑन google.com, राइट. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, सो स्टिक टू दैट. google.com के ऊपर 50-60% ऑफ द सर्चेज तो वहाँ हो रही हैं. सर्च इंजन की अगर हम बात करें, सर्च इंजन का मतलब बेसिकली ये होता है कि पीपल आर सर्चिंग, एंटरिंग सम कीवर्ड्स एंड सर्चिंग फॉर समथिंग ऑन द इंटरनेट. दैट्स इट. एंड दैट कैन बी जस्ट अ वेबसाइट ऑल्सो. सो गूगल के ऊपर 60% ऑफ द सर्चेज हैं. उसके अलावा सेकंड नंबर पर जो आते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ गूगल SBU, अ गूगल प्रॉपर्टी, दैट इज़ गूगल इमेजेस. 30% ऑफ द सर्चेज, 26.79% ऑफ द सर्चेज वहाँ हो रही हैं. इन दोनों के अलावा 60% देयर, 27% हीयर, कितना बन जाता है तो 80-85% जितना भी बनता है. इसके अलावा जो 25%, 15%, 20% जो बचता है उसके अंदर ये सारी कंपनीज काम कर रही हैं. देयर गोज डॉक्टरगो, गूगल न्यूज़, पिंग, याहू, इवन यूट्यूब. यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है, उसके अंदर सर्चिंग करते हैं हम जाके, ऑल्दो दैट ओनली शोज द डाटा ऑफ योर ओन थिंग. गूगल मैप्स, अमेजॉन, फेसबुक 0.69% ओनली. 2016, नॉट दैट फार अवे, इतनी ज़्यादा पुरानी जो है वो इमेज नहीं है ये भी. सो द पॉइंट इज दैट 90% of the searches are happening on Google properties. This is why we say that Google is now a synonym for search engine. It's not something else. It's not just a company, it's a synonym when you want to search something. Even now in English language, I don't know Oxford has used that or not in their dictionary, but in English language it is a widely used synonym for the word search. We don't say you go and search for something. You go and Google it. Most of the time we say it, unless the thing is physical. स्पेशली जब फिजिकल चीज़ें हैं तो उसके लिए भी अब गूगल जो है वो एक चीज़ ले आया है. देर इज़ 3D प्रिंटिंग एज वेल, देर इज़ 3D सर्चेज एज वेल, देर इज़ गूगल लेंस एंड वॉट एवर. बट we say go and Google it, which means go and search for it. This image is showing why that is the case, because people are searching on Google. Each and everything is being searched on Google or Google properties. Only a little amount of percentages of people are searching on some other websites, और उसमें भी उनका काफ़ी काफ़ी कम चंक है जिसके ऊपर वो सर्च की जा रही हैं. ये जो हालोवीन लिखा हुआ है ये बेसिकली अक्टूबर 2016 की इमेज है. तो अक्टूबर 2016 के अंदर गूगल इमेजेस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें सर्च हुई हैं, ऑल दो गूगल इमेजेस के ऊपर इतनी ज़्यादा चीज़ें सर्च नहीं होती हैं. तो दिस मे बी ड्यू टू द हालोवीन, जो कि इनका त्यौहार आता है यूनाइटेड स्टेट्स में. मे बी उस वजह से इसकी सर्चेज़ में ज़्यादा बल्क आ गया हो. अदरवाइज़ गूगल इमेजेस पर भी उतनी ज़्यादा सर्चेज़ नहीं होती जितनी google.com पर होती हैं. पीपल गो फ्रॉम google.com टू यूट्यूब और गूगल इमेजेस. ओके, so again moving on with some statistics. uh, where does this show that Ali Akbar is saying it shows that Bing and Yahoo have been used in US more than in Google. Where does it show that Bing and Yahoo are being used more? No, it's just Google Maps, not all the Google properties. So if we assume, now coming on to the big thing, if we assume that there are 50 billion monthly searches on google.com, google.com के ऊपर अगर 50 billion monthly searches हो रही हैं, then according to our this pie chart, we can clearly say that Google Images would be searching for 22.58 billion searches per month, according to that percentage. YouTube के ऊपर 3.13 बिलियन सर्चेज हो रही हैं. वी सॉ कि YouTube का एक बहुत कम चंक है, 2 to 3%, बट दैट 2 to 3% इज already a very big amount. 3.13 billion searches a month, which means every person on this earth is using at least 2 to 3 searches per month on YouTube. 2.08 billion searches per month on Yahoo as well. Then 1.9 billion searches on Bing. Google Maps is using 1.76 billion. Amazon के ऊपर भी almost 1.5 billion searches हो रही हैं. Facebook के ऊपर 508 million searches हो रही हैं. Then there is DuckDuckGo. Then there is Google News 236. अच्छा, इन सब के अलावा there are other search engines. कुछ आप नाम बता सकते हैं, कुछ आप इनपुट दें मुझे बताएं.
गूगल और इन सब सर्च इंजन की जिस तरह से हमने बात की, कुछ और सर्च इंजन भी हैं जो कि बड़े जाने माने सर्च इंजन हैं और बहुत ज़्यादा उनका बिजनेस है। कैन यू टेल मी अबाउट दैट? नाम बताएं ज़रा उनके। ओपेरा, ओपेरा कोई सर्च इंजन तो नहीं है, दैट इज़ अ वेब ब्राउज़र आई थिंक, होगा शायद उनका सर्च इंजन भी, बट दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग वन। एमेसन, ओके, एमेसन इज़ अ गुड, इज़ अ बेटर सर्च इंजन, जिसका नाम यहाँ पर नहीं है। वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ सर्च इज़ हैपनिंग देयर। डक डक गो, अच्छा, डिग डिग गो इज समथिंग एल्स, आई डोंट नो अबाउट दैट। एनीवन एल्स, एनीथिंग एल्स? Yandex, okay, good. Yandex is a very popular search engine as well. Many people may know that, many people might not. What else? आपको पता है लेकिन आप बता नहीं रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। देयर इज अनदर सर्च इंजन नोन एज बाइडू। यस और नो, नाम सुना है या पता है आपको उसके बारे में? राइट, विकी इज आल्सो देयर, यस। आई वाज नॉट सेइंग कि कौन कौन से और सर्च इंजन हैं, आई वाज सेइंग कि कौन से ऐसे सर्च इंजन हैं जो कि यहाँ पर होने चाहिए थे। दे हैव अ बिग अमाउंट ऑफ बिजनेस देयर। हैव यू, डू यू नो अबाउट बाइडू? BAIDU? It is in close competition with Google. Yeah, ask.com here is as well, Mohammed Saif. I'm not still getting any response of my question. I'm asking, have you learnt about Baidu? Do you know about Baidu? It is another search engine. Okay. So Baidu is a search engine just like Yandex and Google, which is basically working in China. As we all know that Google does not work that well under the government regulations in China, and it is a very big populated country. They have their own alternative that is known as Baidu. And if you go and search for the worldwide thing, not just of the US that we are discussing here, if you go and search for all the worldwide scenarios कि पूरी दुनिया में कितनी कितनी searches कहाँ पर हो रही हैं, तो Baidu will be somewhere around Google, if not above Google, right? एग्जैक्टली शोएब, चाइना में यूज़ होता है बाइडू, एंड चाइना की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि पूरे वर्ल्ड में जितने में गूगल यूज़ हो रहा है, चाइना अकेले में अगर वो बाइडू भी यूज़ हो रहा है तो इट इज़ अ वेरी क्लोज competitor टू गूगल. We don't use it, that doesn't mean that it is not in the world. We are a third world country, और इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री का भी एक थोड़ा सा हिस्सा है हमारे पास. बहुत कम पॉपुलेशन है, और बहुत खैर पॉपुलेशन तो इतनी कम नहीं है, बट बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी है जो कि इंटरनेट सेवी है, जो कि इंटरनेट के ऊपर सर्चेस कर रही है और उसको इस्तेमाल कर रही है. टेक्निकल नहीं है इतने. बट इन चाइना बाइडू इज़ वर्किंग वेरी फाइन, एंड it is a very close competitor of Google. So my point is कि we are only talking about US because हम वो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जो कि US में ज़्यादा यूज़ होती हैं, वर्ल्ड वाइड जो कि ज़्यादा चीज़ यूज़ हो रही हैं. लेकिन अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें इंक्लूडिंग चाइना एंड रशिया, तो उस सिचुएशन के अंदर वी वुड हैव टू डू सम रिसर्च ऑन द वर्ल्ड वाइड थिंग्स. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें ना पता हूँ, बट दे वुड बी मोर बिग मच बिगर कॉरपोरेशंस देन गूगल एंड अमेजोन. सो 236 मिलियन सर्चेस पर मंथ हो रही हैं गूगल न्यूज़ के ऊपर भी. इसी तरह इसी इमेज को अगर हम लेकर चलें, इसी चीज़ को अगर हम कंटिन्यू करते हैं, ओके, देयर इट इज़. दिस इज़ सम ऑफ द थिंग्स जो कि एक्चुअली हमारे कोर्स से उतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर रही हैं, बट एक दफ़ा हम देख लेते हैं इनको. दीज आर नॉट थिंग्स दैट विल बी इंक्लूडेड इन योर कोर्स, बट एक दफ़ा इनको देख लें. दिस इज़ बेसिकली टेलिंग यू दैट what should be योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड SEO. किन चीज़ों के ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए. इट इज़ अ पिरामिड विच शोज़ कि आपकी बेसिक्स क्या होनी चाहिए, दैट इज़ योर क्रॉल एक्सेसिबिलिटी. उसके बाद आपको किस पे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, दैट इज़ योर कंटेंट शुड बी कंपेलिंग, देन देयर शुड बी कीवर्ड्स, देन देयर शुड बी यूज़र एक्सपीरियंस आपका अच्छा हो, शेयर वर्दी कंटेंट हो, टाइटल URL हो, एंड देन द लास्ट थिंग इज़ कि आपका स्कीमा या स्निपेट्स वगैरह आपके पास SERP के लिए अच्छे हों. So it is possible, but it is not possible. The search engine techniques and marketing
cannot be applied if you don't know about traditional marketing. So we would have to work on all of the things when we are talking about search engine marketing as well. Uh, Again, the same thing, just a different timeline. This is the thing that is a little important when we are talking about कि 2012 से पहले 10 से पहले जब सर्च इंजन्स या इंटरनेट का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ करता था, तब क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी एक वेबसाइट को अपनी इस वेबसाइट को सर्च इंजन फर्दी बनाने के लिए, और अब क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है. सो इम्पोर्टेंट देन एक दो चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, बाकी चीज़ें आप खुद समझ लेंगे होपफुली. पिछले वक्तों में ही कहेंगे हम उनको, 2012 से पहले की बात भी, क्योंकि इंटरनेट हैज़ चेंज्ड द होल स्पेक्ट्रम. ऑन पेज कीवर्ड यूज़ वाज इम्पोर्टेंट, कि आपका ऑन पेज पे आपने कीवर्ड्स को कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है. बट नाउ इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि कीवर्ड को आपने कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया है अपनी वेबसाइट के अंदर. व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ दैट कि आपने रिलेटिवली अपने कीवर्ड्स को कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया है. ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ कीवर्ड से भर दी है अपनी वेबसाइट को ताकि सर्चेस के अंदर वो ज़्यादा ऊपर आ जाए. वो रेलेवेंट भी होनी चाहिए सर्चेस, वो रेलेवेंट भी कीवर्ड यूज़ होने हुए चाहिए. ऐसा नहीं है कि इररेलेवेंट जगहों पर आपने कीवर्ड को यूज़ किया हुआ है सिर्फ अपनी वेबसाइट को कीवर्ड से भरने के लिए. दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट नाउअडेज इन सर्च इंजन मार्केटिंग. क्रॉलर की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए आपके पास. पहले भी ये इंपॉर्टेंट था, अब भी यही इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज़ अ क्रॉलर, कैन यू गाइस टेल मी? वेब इंजीनियरिंग आप लोग पढ़कर आए हुए हैं, थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा होगा आपको कि सर्च इंजन किस तरह से काम करते हैं. व्हाट इज़ अ क्रॉलर विद रेस्पेक्ट टू सर्च इंजन्स? ओके, जुबैर कह रहे हैं कि इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू स्क्रैपिंग. नाउ अगेन माय क्वेश्चन शुड बी व्हाट इज़ स्क्रैपिंग? फॉर माई सेल्फ आई डोंट नो व्हाट स्क्रैपिंग इज़. Yes, acha, it is a way to fetch any specific type of data from website. So according to this definition, no, crawler is not that. uh, process to access the data, pretty much yes. मोहम्मद अवैस का जवाब सही है. It is kind of a web spider. Yeah, exactly. Right, okay. डेटा फैच वाली चीज़ थोड़ा आगे चलकर आ जाती है, बट ठीक है, इस चीज़ को भी ले लेते हैं. स्क्रैपिंग भी इट इज़ वन ऑफ द फेजेस ऑफ crawler, the last phase. So crawler basically it is a software. It is kind of like a service कह लें इसको, इंटरनेट सर्विस, वेब सर्विस कह लें या एक सॉफ्टवेयर कह लें, जिसका काम सिर्फ ये होता है कि वेबसाइट्स के डाटा को मैनेज करना, एक तरह से लेबल कर देना कि वेबसाइट्स पे क्या डाटा है, कितना है, इमेजेस कितनी हैं, ब्लॉग्स कितने हैं, पैराग्राफ्स कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, हेडिंग्स कितनी हैं, वीडियोस कितनी हैं, कब कब अपडेट हो रही है, लास्ट टाइम कब अपडेट हुई थी. जो सारे एनालिटिक्स हैं ना आपके डाटा के, आपकी वेबसाइट के डाटा के, ये कौन करता है? ये क्रॉलर करता है. और क्रॉलर इज़ समथिंग जो कि ये देख सकता है कि आपकी वेबसाइट कितनी रेलेवेंट है विद रेस्पेक्ट टू सम कीवर्ड्स. ये काम है क्रॉलर का. इसको ऐसे समझ लें कि इट्स लाइक एन इंस्पेक्टर, जो कि इंस्पेक्ट करता है आपकी वेबसाइट को कि उसमें कितना रेलेवेंट डाटा रखा हुआ है, क्या क्या डाटा है, किस किस तरह का डाटा है. दैट्स इट. अब वो उसका आखिरी स्टेप है कि जब उस पर सर्चिंग की जाएगी तो सर्च इंजन के बाद सर्च इंजन फिर क्रॉलर को ये कहता है कि जो डाटा आपके पास है उसके मुताबिक मुझे ये सर्च करके बताएं कि आप क्या बता रहे हैं. तो ये फैच वाला काम बिल्कुल आखिर में जाके आता है. क्रॉलर का एक्चुअल काम ये है कि वो वेबसाइट को मैनेज करता है और उसको एक तरह से डेटाबेस में रख देता है कि ओके, इसमें ये इमेजेस हैं, इसमें अपडेट तब हुई थी, इसमें अपडेट इन दिनों में होती है, इसमें अपडेट इस दिन नहीं हुई है, इसमें कितने वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, इसमें कौन कौन से कीवर्ड ज़्यादा यूज़ किए गए हैं, वॉट एवर. ये सारा जो डाटा है
दैट इज़ द वर्क ऑफ क्रॉलर. तो क्रॉलर के लिए ऑब्वियसली योर वेबसाइट शुड बी एक्सेसिबल टू अ क्रॉलर. If your website is not accessible to a crawler, obviously the crawler cannot rank your website and cannot tell कि actually इसमें कितना relevant data है, किस keywords के मुताबिक relevant data है या नहीं. तो obviously it should be accessible to a crawler, because the crawler is ultimately going to rank your website कि आपकी website कितने हद तक relevant है कुछ keywords के लिए. uh, then there are links are important. There should be links on your website. Your website should not be an isolated website. It should contain some links from other things. Some links from say YouTube की अगर कोई वीडियो है तो उसके लिंक होने चाहिए, अगर कोई विकिपीडिया का आर्टिकल है उसका लिंक होना चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए इंटरनेट के साथ. इट वाज इम्पोर्टेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स हों आपकी वेबसाइट के अंदर, बट नाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट कि ऐसे लिंक्स आपकी वेबसाइट्स के हों जो कि लेजिटिमेट सोर्सेज के हैं. ऐसा ना हो कि आप अपनी ही वेबसाइट के दूसरे लिंक उसमें देते जाएं, सिर्फ लिंक्स बढ़ाते रहें और एक्चुअली हो आप सिर्फ एक दो वेबसाइट के अंदर ही घूम रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी वास्ट. जितने डाइवर्स लिंक्स होंगे आपके उतना ही ज़्यादा अच्छा है. इट शुड बी वेरी डाइवर्स. इट शुड बी वेरी रेलेवेंट. देन देर इज़ एंकर टेक्स्ट आपकी वेबसाइट के अंदर होना चाहिए. पहले भी ये ज़रूरी था, अब भी ज़रूरी है, but it better not be too good. Now again my question would be from you, what is an anchor text? Yes, it is kind of a link. Yes, exactly, hyperlinks. तो जिस तरह लिंक्स इंपॉर्टेंट हैं उसी तरह एंकर टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है. लिंक कैन बी एनीथिंग. लिंक कैन बी फॉर एग्जांपल एक इमेज है, उस पर आप क्लिक करें आप किसी और जगह चले जाएं, या एक पूरा लिंक आपने दिया हुआ है. बट एंकर टेक्स्ट आर मोर इम्पोर्टेंट. एंकर टेक्स्ट आर थिंग्स जो कि दिखने में आपके लिए वर्ड्स ही होते हैं, बट दे आर एक्चुअली द लिंक, जो कि मोस्टली आपको ब्लू कलर हो जाता है जब उनका आप कोई ब्लॉग पढ़ रहे हैं और उस पर फॉर एग्जांपल लिखा गया है कि भाई व्हेन प्राइम मिनिस्टर सेड अर्लियर दिस मंथ दैट दिस विल हैपन. अब वो अर्लियर दिस मंथ वाले को जो है वो ब्लू कर दिया जाएगा, एक हाइपर लिंक क्रिएट कर दिया जाएगा. दैट इज़ एन एंकर टेक्स्ट. और उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम उस जगह चले जाएंगे जिस जगह को वो चीज़ रेफ़र कर रही है कि अर्लियर दिस मंथ क्या कहा था प्राइम मिनिस्टर ने. राइट, सो दीज आर कॉल्ड एंकर टेक्स्ट. सो एंकर टेक्स्ट्स आर इंपॉर्टेंट. इट शुड नॉट बी बेटर नॉट बी टू गुड. इसका कहने का मतलब ये है कि आपके एंकर टेक्स्ट होने चाहिए, बट एंकर टेक्स्ट ही ना भर दें अपने पूरी वेबसाइट के अंदर. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लिंक की जा सकती हैं लेकिन उनको करना लाजमी नहीं है, तो उनको ना करें. ऐसा ना हो कि आपका ब्लॉग या आपका आर्टिकल ऐसा हो जाए, आपकी वेब पेज ऐसा हो जाए कि इट्स ओनली लिंक्स एंड पीपल आर नॉट रियली अंडरस्टैंडिंग what दिस एक्चुअली मीन्स. So it should be there, but not in every way. Exactly, जो clickable texts होते हैं. अब्दुल रहमान ये कह रहे हैं. Right, exactly, Avis. Then there were important keywords in domain name. Now the thing that is important is branding and memorability. This is a very important thing to understand. In earlier days of search engine, it was important कि आप कीवर्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें. डोमेन नेम के अंदर कीवर्ड यूज़ करें. जो आपकी वेबसाइट की डोमेन है, जो आपने .com रखा है, उसके अंदर वही नेम आपने यूज़ करना है. आपकी वेबसाइट का टाइटल वही होना चाहिए, वही कीवर्ड्स उसको यूज़ करने चाहिए. उसके अलावा आप कोई कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते, या अगर करेंगे भी तो उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा. बट आजकल वेबसाइट्स आर इन्वेस्टिंग इन ब्रांडिंग एंड मेमोरेबिलिटी. ऐसे अपने कीवर्ड्स यूज़ करें जो कि ब्रांड बने, जो कि मेमोरेबल रहें लोगों को. न सिर्फ ये कि सिर्फ जो है वो वही चीज़ यूज़ कर रहे हो कि जो आपकी वेबसाइट के डोमेन नेम में दिया गया है. फॉर एग्जांपल SMIU की वेबसाइट है, मैं अगर कहता हूँ SMIU.com और ऊपर टाइटल में भी आ जाता है सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी. बट नाउ डेज़ इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि आप अगर SMIU की वेबसाइट खोलते हैं SMIU.com, तो ऊपर बजाय इसके कि लिखा हुआ है सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी, टाइटल में फॉर एग्जांपल मैं जो SMIU का लोगो है वो रख देता, जो स्लोगन है वो डाल देता हूँ, एंटर टू लर्न, गो फॉर टू सर्व. नाउ दिस इज़ अ वेरी कैची थिंग.
people will come and they will realize, okay, I'm on this website but the title says something different. It's not कि आप वेबसाइट गलत पर हैं, बट इट्स समथिंग कि आपने अपनी चीज़ को ब्रांडिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं, एक ऐसी चीज़ के लोगों को याद रहे कि अच्छा ये चीज़ वहाँ मैंने देखी थी. क्योंकि आप अगर किसी वेबसाइट पर जाते हैं और उसी वेबसाइट का नाम रिपीट हो रहा है, टाइटल में भी वही लिखा हुआ है, टैब के ऊपर भी वही लिखा हुआ है, होम पेज के ऊपर भी वही लिखा हुआ है, हर एक जगह पर अगर वही लिखा हुआ है, तो इट इज़ काइंड ऑफ अ रिडंडेंसी, इट इज़ काइंड ऑफ अ रेपिटेशन. बट इट्स गुड कि अगर आप उस चीज़ में से किसी एक चीज़ में अपनी ब्रांडिंग डाल दें ताकि लोगों को आपकी वेबसाइट याद रहे. अगर वो आपको याद नहीं, लोगों को याद नहीं रहेगी, तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर कन्वर्जन रेट आपको नहीं मिल पाएगा. सो द मेन थिंग इज़ कि अब सिर्फ कीवर्ड्स के ऊपर फोकस ना करें कि बार बार कहने हैं आपको वो कीवर्ड्स. इट इज़ नाउ मोर इम्पोर्टेंट कि आप मेमोरेबिलिटी भी अपनी बढ़ाएं, कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स भी हो सकते हैं. Then the next thing is internal linking and page rank flow. It was important then, it is also important now, but इसकी जगह दो और चीज़ों ने ले ली है जो कि आपको आई थिंक इंटरनली समझ आ जाएंगे खुद. लिंकिंग आपके पेज की अच्छी होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट की लिंकिंग अच्छी होनी चाहिए. बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी ऐसी हैं जो कि जिनकी लिंकिंग सही काम नहीं करती है. एक कॉमन मिस्टेक्स जो आती हैं वेबसाइट के अंदर वो यही आती हैं कि आपने बहुत ज़्यादा वेबसाइट के ऊपर आगे चले गए, आपने लॉग आउट कर दिया अपने अकाउंट को, फिर आप जब बैक पे क्लिक करते हैं तो आप दूसरे पेज पर चले जाते हैं और वहाँ पर आप अब भी लॉग इन नहीं होते हैं, आप लॉग आउट नहीं हुए होते हैं. इसी तरह पेज रैंक का फ्लो जो होता है, आप होम पे क्लिक करते हैं तब भी आप वहीं जा रहे हैं, आप कहीं और क्लिक करते हैं तब भी आप वहीं पे जाते हैं, आप बहुत अंदर चले जाते हैं वेबसाइट के, और फिर जब आप किसी एक लिंक पे क्लिक करते हैं तो पता लगता है कि वहाँ से वो लिंक नहीं खुल सकता. आप होम पर जाकर क्लिक करेंगे तो वो लिंक खुलेगा. आपके जिस तरह अभी सिंपल सी एग्जांपल है, एलएमएस की काफ़ी इश्यूज चल रहे थे अभी, तो एलएमएस के अगर आप लिंक लिख कर खोलते हैं या सीएमएस का लिंक लिख कर खोलते हैं आप, तो वो इतना बेहतर नहीं खुलता. काफ़ी हद तक तो वो मसला भी बता देता है कि भाई इंटरनेट में इशू है या वेबसाइट इज़ नॉट रीचेबल. बट वही लिंक अगर आप जाकर एसएमआईओ की वेबसाइट से सीएमएस पे जाकर क्लिक करेंगे तो वही लिंक होगा एग्जैक्टली, लेकिन खुल जाएगा. सो दिस इज़ एन इशू ऑफ पेज रैंक फ्लो. पेज रैंक का जो फ्लो है आपका, वो रैंकिंग उस तरह से नहीं हुई हुई जिस तरह से आप चाह रहे थे, लिंकिंग उस तरह से नहीं हुई, सॉरी. तो लिंकिंग बेहतर होनी चाहिए ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट की. अगर लिंकिंग में इशू है तो इट वुड अफेक्ट योर होल सिनेरियो. सिमिलरली आजकल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली भी हो और ओवरऑल उसका यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा हो. मोबाइल फ्रेंडली अगर वेबसाइट नहीं है, इफ़ बिकॉज वी हैव सीन के ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ सर्चेज आर हैपनिंग ऑन मोबाइल फ़ोन्स एज वेल. जो अभी हमने थोड़े से नंबर्स देखे शुरू में, उसमें हमने यही देखा कि एक एवरेज पर्सन जो है ऑलमोस्ट 3.4 सर्चेस कर रहा है एवरी डे, मोबाइल फ़ोन पर भी और डेस्कटॉप पर भी. नेचर अलग अलग है बट कर रहा है सर्चेस. सो जितने लोग मोबाइल पे सर्च कर रहे हैं उतने ही डेस्कटॉप पे भी सर्च कर रहे हैं. तो इट वुड बी गुड अगर अगर आपकी वेबसाइट अवेलेबल है दोनों जगहों पर, मोबाइल पर भी और डेस्कटॉप पर भी. अगर मोबाइल पर एक बंदा क्लिक करता है आपकी वेबसाइट पे एंड दैट इज़ नॉट वेरी गुड लुकिंग वेबसाइट, वो आपकी वेब की जो डेस्कटॉप की वेबसाइट है उसी को उठा के लेके आ रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अ गुड लुक ऑफ योर वेबसाइट एज वेल एंड ऑफ योर बिजनेस एज वेल. सो ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस इज़ वेरी नेसेसरी इन टुडेज़ वर्ल्ड अगेन. देन कंटेंट क्वालिटी, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट नाउ कि आपकी कंटेंट क्वालिटी कितनी अच्छी है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज़ दिस कि यूज़र जो सर्च करने आया था वो आपकी वेबसाइट पर है या नहीं. ऑब्वियसली क्वालिटी तो अच्छी होनी ही चाहिए, बट इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड एज मच एज सर्चर्स सेटिस्फैक्शन. आपकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट बहुत ही अच्छा हो, लेकिन अगर यूज़र वो सर्च करने नहीं आया है और आपकी वेबसाइट टॉप पर आ रही है या फर्स्ट रैंक्स पर आ रही है कहीं पर, तो यूज़र इज़ नॉट गोइंग टू गेट सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट. एंड मे बी आपकी वेबसाइट टॉप रिजल्ट के ऊपर या टॉप पेज के ऊपर आ रही हो कुछ दिन तक, लेकिन जब गूगल ये देखेगा, सर्च इंजन ये देखेगा कि आपकी वेबसाइट इज़ रिजल्टिंग इन अ पोगो स्टिक, यूज़र्स जाते हैं इस वेबसाइट के ऊपर लेकिन वापस आ जाते हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं है इस रिज़ल्ट से, सो ऑब्वियसली योर रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी, योर वेबसाइट इज़ गोइंग टू बी डिमोटेड, और आपकी वेबसाइट अब उस जगह पर नज़र नहीं आएगी. बिकॉज डजेंट मैटर कि आपका कंटेंट कितना अच्छा था, वॉट मैटर्स इज़ कि आपकी वेबसाइट के ऊपर वो चीज़ अवेलेबल थी या नहीं. देर इज़ वेरी मच कंटेंट अवेलेबल ऑन, देर इज़ वेरी मच गुड कंटेंट अवेलेबल ऑन, फॉर एग्जांपल आप गीक्स फॉर गीक्स पे चले जाते हैं या इस तरह के किसी भी ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे.
but the searcher satisfies with Stack Overflow's answers. सर्चर ये नहीं देखता कि अच्छा मैं पूरा ट्यूटोरियल पढूं इस बात को जानने के लिए, वो स्टैक ओवरफ्लो पे जाता है कि जहाँ पर स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड उसको जवाब मिल जाता है. सो वहीं पर आपको ट्यूटोरियल्स पॉइंट का भी एक जवाब मिल जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो का भी जवाब मिल जाएगा इफ़ यू आर आस्किंग समथिंग रिलेटेड टू एनी कोडिंग थिंग और वट एवर फ्रॉम गूगल. बट द मेन थिंग इज़ कि सर्चर सेटिस्फाई किस रिजल्ट से हो रहा है, इससे नहीं कि क्वालिटी कंटेंट कहाँ पर है सिर्फ. ओके, अनदर थिंग, यही चीज़ अगली स्लाइड में भी और कुछ टॉपिक्स को भी हम देखेंगे, बट लेट्स अभी फ़िलहाल इस स्लाइड तक ही रहते हैं. द लास्ट थिंग वुड बी staying under Google's radar and having nothing to hide today's world. It was important back then कि Google के क्रॉलर को हम किसी तरह से, जिसको कहा जाए कि बेवकूफ़ बना सकें, ताकि हम पेज रैंक के ऊपर थोड़ा सा ऊपर आ जाएं, हमारी वेबसाइट थोड़ी सी टॉप रिजल्ट्स में आ जाए. अगर हम क्रॉलर को समझ लें, अगर हम ये समझ लें कि इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट किस तरह से कर रहा है, अगर हम ये समझ लें कि वेबसाइट को किस तरह से रैंक किया जाता है, तो हम अपनी वेबसाइट को उसी तरह से बनाएंगे. बजाय इसके कि हम अच्छा कंटेंट रखें, हम एक्सप्लॉइट करेंगे क्रॉलर की फिजिबिलिटी को. इट वॉज इम्पॉर्टेंट बैक देन, बट इन टुडेज वर्ल्ड गूगल हैज़ बिकम सो सेल्फ अवेयर कि गूगल क्रॉलर्स, स्पाइडर्स जितने भी हैं, दे हैव बिकम सो सेल्फ अवेयर कि वी हैव नथिंग टू हाइड नाउ. दे कैन नॉट बी मेड फूल ऑफ. हम उनको बेवकूफ़ आसानी से नहीं बना सकते. तो इट्स बेटर कि आप बजाय इसमें इन्वेस्ट करें कि क्रॉलर को समझें और किस तरह से उसको बेवकूफ़ बनाकर आप टॉप पर आ सकते हैं, बेहतर ये है कि आप अपने कंटेंट की क्वालिटी को, अपनी वेबसाइट की क्वालिटी को ओवरऑल बेहतर बनाएं. क्योंकि अगर वो बेहतर होगी तो क्रॉलर विल रिवॉर्ड यू, otherwise it will not. You will invest that much time on understanding how to exploit the crawler. It is better to exploit, it is better to understand and invest that time and resources into the content of your website. Okay, so you have nothing to hide right now. अब आपके पास कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि आप कहें कि चलें अब इसको किस तरह से मैं टॉप पर ला सकता हूँ. सो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट अबाउट दैट. इसी से रिलेटेड कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि हमें डिस्कस करनी है, होपफुली नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे सम अदर थिंग्स एज वेल. एक अनाउंसमेंट आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि असाइनमेंट 2 मैंने अपलोड कर दी है आप लोगों के गूगल ड्राइव के फोल्डर के ऊपर. असाइनमेंट इज़ देयर, आप लोग जाकर वहाँ से असाइनमेंट एक्सेस कर सकते हैं. एंड द असाइनमेंट इज़ प्रीटी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. कुछ क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड आपने जवाबात देने हैं. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि इस दफ़ा जो आपकी असाइनमेंट हुई है, असाइनमेंट 1, उसके आई थिंक मैंने रिजल्ट भी डाल दिया है वैसे तो. असाइनमेंट 2 के अंदर आपने सबमिशन सिर्फ और सिर्फ करानी है ईमेल के ऊपर. दैट्स इट. देयर इज़ नो LMS सबमिशन, देयर इज़ नो टर्निटिन सबमिशन. सिर्फ ईमेल के ऊपर सबमिशन होगी, विच इज़ वाई you would need to be very much aware and very much cautious of the submission instructions. सबमिशन इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही ज़्यादा गौर से अब आपको सुनना होगा और उनको अप्लाई करना होगा. क्योंकि अब अगर उसमें मसला आ जाता है तो, क्योंकि आई एम गेटिंग मैनी अदर मेल्स ऑन माई ईमेल्स एज वेल, तो अगर आप वही कीवर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे जो कि एग्जैक्ट मैंने बताया है आपको कि आपने सब्जेक्ट क्या रखना है और नाम किस तरह से लिखना है फाइल का, अगर आप वो अप्लाई नहीं करेंगे तो आई एम नॉट गोइंग टू सर्च, आई एम गोइंग टू लुक फॉर माई सेल्फ. मैं कीवर्ड की तरह सर्च करूँगा गूगल मेल के ऊपर जाके, और मैं जाकर सिर्फ सर्च करूँगा कि भाई असाइनमेंट 1 ईजी, वो सारे जो कीवर्ड मैंने लिखवाया कि सब्जेक्ट में होना चाहिए, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मेरे सामने आ जाएंगी. आई विल नॉट डिग माई सेल्फ अप के किस तरह से मैं अब आपकी असाइनमेंट ढूंढूं अगर आपने भेजी है तो बी वेरी कॉशियस कि किस तरह से आपने काम करना है, जो कहा गया है उसी तरह से आपने सबमिशन करवानी है ईमेल के ऊपर. देयर इज़ नो अल्टरनेटिव. So that's about it from today's class. If you have any question, any query, you can ask me right now. Otherwise I will just dismiss the class. Tell me what are your views, any comments, any queries. Yes please. Okay. SERP stands for Search Engine Result Page. अवेश पूछ रहे थे.
इनरोल हो जाए फिर ज़ुबैर। इनरोल आपको होना पड़ेगा लाजमी। एलएमएस के ऊपर कोई इशू है तो वो सॉल्व करवाएं अगली ये असाइनमेंट जो है, क्योंकि हम क्विज़ेस भी अब करेंगे एलएमएस के ऊपर, तो वो एलएमएस के ऊपर करवा लें, ज़्यादा अपना इशू ना करें। असाइनमेंट 1 की बात कर रहे हैं, कर दें बेशक ज़ुबैर, कर दें बेशक आप सबमिट, वी विल सी अबाउट दैट। एनीथिंग एल्स? enrollment is open on LMS, self enrollment is open, so you can do that। मैंने पहले एक लिमिट रखी थी कि आई थिंक कुछ कोई डेट मैंने आपको बताई थी कि तब तक आपने करनी है, बट मैंने उसको बंद नहीं किया। सेल्फ एनरोलमेंट इज स्टिल ओपन, यू कैन डू दैट। Okay, so that's about it from today's class. See you in next class inshallah. Thank you very much. Allah Hafiz.